नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये टॉपिक आपका इंडियन पॉलिटी में चल रहा है। मेरे प्यारे भाई, संविधान में टोटल 22 भाग में ये जो पहला वाला भाग है वो आपका पूरा प्रोसेस में है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसी टॉपिक से संबंधित हम ये समझेंगे कि क्या भारत का जो राज्य क्षेत्र है, ये भारत का अपना राज्य क्षेत्र जो भी है, इस भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा मान लीजिए अगर किसी विदेशी सत्ता को सौंपना हो तो उसके लिए क्या कैसा प्रोसेस है, किस प्रकार का प्रोसेस है, क्या संविधान संशोधन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अभी तक आपने ये देखा कि अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी या यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इसमें इंडिया और भारत दो नामों का जिक्र। और दूसरी बात, यूनियन शब्द को हमने पूरी तरह डिफाइन किया। और एक शब्द हमने देखा कि राज्य क्षेत्र क्या होता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश भारत के राज्य क्षेत्र में देखा। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना वगैरह वगैरह भारत राज्य क्षेत्र के भीतर देखा। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, अर्थात अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के अंतर्गत भी जो बदलाव होंगे, वो संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्रोसेस किए जा रहे हैं ये साधारण बहुमत के माध्यम से किए जा रहे हैं। लगे हाथ हमने 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 और 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 भी देख लिया। आज बारी है उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या समझना जरा। एक मैं प्रश्न करने वाला हूं। कौन सा प्रश्न? क्या भारत क्या भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को समर्पित कर सकता है? तो ये अधिकार संसद के पास है, बशर्ते कैसे, वो प्रोसेस समझेंगे। यहां पर देखना जरा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने राज्य क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है, चाहे वो पराजित करके करे, संधि, उपहार, लीज आदि माध्यमों से किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि सीधा सा कहना आपका यह है साहब कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर मान लीजिए कोई हम नया क्षेत्र लाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है नेपाल को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। ये नेपाल की जो सरकार है उसने अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत के राज्य क्षेत्र में कर दिया। बलूचिस्तान भारत में मिला लिया गया। ठीक है ना। पॉक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है ही, मान लीजिए भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। तो उस स्थिति में हमको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन अभी समझना आप, अगर हम ये कहें कि भारत का जो राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा, मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हमको जो है बांग्लादेश को देना हो, तो ऐसे में क्या हमको संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अभी तक किसी क्षेत्र को विदेशी सत्ता को सौंपा गया है? बिल्कुल सौंपा गया है, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है ना। यहां पर देखना जरा। लेकिन यदि भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा किसी विदेशी देश को देना हो तो इस स्थिति में संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए भारत ने 2 बार किसी क्षेत्र को जो है विदेशी सत्ता को सौंपा भी, और उसके लिए संविधान संशोधन किया गया। एक 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 है। इसके तहत बेरुबाड़ी का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है। दूसरा कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, यही तो पश्चिम बंगाल से छठेगा, यही तो बांग्लादेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ये है। ठीक है। इनसे थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेकर के बांग्लादेश को दे दिया गया। हालांकि वहां से कुछ क्षेत्र हमने लिया भी 6,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन जो हम क्षेत्र दे रहे हैं ना 10,500 वर्ग किलोमीटर का, इसके लिए हमको जो है संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमने किया भी। ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन। अगर मैं आपसे कहूं कि आज का जैसा भारत है, क्या तब वैसा ही भारत था? तो जवाब है नहीं। तब का जो है भारत अव्यवस्थित था, एकीकरण नहीं था तब, और पूरी तरह जो है अलग थलग था। पढ़ते हैं, समझते हैं। जब भारत आजाद हो रहा था तब का भारत आज के भारत की तरह ना था, ना तो व्यवस्थित था और ना ही एकीकृत था। ठीक है। भारत के एकीकरण के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर जो है गंभीर प्रयास किए गए। निम्नलिखित स्तरों पर कौन कौन से स्तरों पर प्रयास किए गए? रियासतों का एकीकरण किया गया। यूरोपीय उपनिवेशों जैसे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनके द्वारा दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, गोवा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा रखा गया है ना आजादी के बाद भी, तो इनका भी विलय किया गया। कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय, जैसे सिक्किम वगैरह का। तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब यहां पे एक एक चीज करके हम देखते हैं। पहला वाला,
रियासतों का एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय भूभाग में देशी रियासतों का अंश लगभग 40% था। मतलब जब देश स्वतंत्र हो रहा था उतने समय देशी रियासतों का जो अंश है क्षेत्रफल के डायमेंशन से कितना था, 40%। इन देशी रियासतों पर ब्रिटिश शासन का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अब यहां पे देखिए पूरा क्रोनोलॉजी के साथ हम डिबेट कर रहे हैं। फिर ये जो ब्रिटिश सरकार है उतने समय ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा कर दी कि रियासतों को किसी राष्ट्र में विलय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब समझना जरा इनकी चालाकी देखिए, आते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब क्लीमेंट एटली साहब घोषणा करते हैं कि देशी रियासतों का जिधर भी मन करेगा उधर वो जाएंगे, बाध्यकारी उनके ऊपर किसी प्रकार का बाध्यकारिता नहीं होगी। मोहम्मद अली जिन्ना भी उसका सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिश जो पीएम है क्लीमेंट एटली। अच्छा, ब्रिटिश सरकार की मंशा कुछ और होती है। क्यों? ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि त्रावणकोर में प्राप्त परमाणविक खनिजों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित रखना एवं भविष्य की सामरिक जरूरतों को पूरा करना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिटेन मतलब कि अपनी ही निजी हित के लिए ये अब सोचने का प्रयास कर रहा है। जून 1947 में सरदार पटेल ने रियासती मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभाला और इस विभाग पर सचिव पद पर बीपी मेनन की नियुक्ति की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड में दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, एक एक चीज अच्छे से जो है लिखते जाइएगा। फिर यहां देखिए रियासती मंत्रालय ने दो बातें जो है रखी देशी रियासतों के समझ। जिस मंत्रालय के प्रमुख बनाए जा रहे हैं सरदार पटेल और सचिव बीपी मेनन, उसी मंत्रालय ने देशी रियासत मंत्रालय ने जो देशी रियासतें हैं उनके समझ दो शर्तें रखी। कौन कौन सी? एक तो देशी रियासतों की प्रतिरक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और संचार भारतीय यूनियन को सौंपने होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, पटेल साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले देशी रियासतों को यूनियन में विलय करना होगा, नहीं तो जनता द्वारा होने वाले आंदोलन में सरकार का कठोर रुख होगा। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कि पहला कि यूनियन में आपका जो है विलय होना यूनियन में जो देशी रियासत है इनका प्रतिरक्षा, विदेश मामला, मुद्रा और संचार के मामले सौंपने होंगे। और दूसरा 15 अगस्त 1947 पहले अपना आप जो है यूनियन में क्या कर लीजिए, विलय, नहीं तो फिर भारत सरकार का रुख कठोर आपके प्रति हो सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब यहां देखना आगे क्या है। ऐसे में भारतीय संघ में लगभग सभी देशी रियासतों ने विलय कर दिया, किंतु 3 देशी रियासत हैं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया या नहीं किया। ठीक है ना। अब यहां पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि तीनों को लेकर के जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय किस प्रकार जो है इंडिया में किया गया, भारत की यूनियन में किया गया। समझना जरा जम्मू कश्मीर की समस्या और समाधान को पहले देखते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये कुछ जो है आपको जम्मू कश्मीर की लोकेशन मिलने वाली है, ठीक है ना। यहां पर जनता ज्यादातर मुस्लिम है 77%, लेकिन सौभाग्य है यहां का कि जो शासक है वो हिंदू है, ठीक है ना, और हिंदू हरि सिंह शासक है, राजा हैं। अब ये समस्या है कि इनको लेकर के कि ये नेहरू को पसंद नहीं करते। नेहरू चूंकि जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को भारत में अडॉप्ट करेंगे और लोकतंत्र में किसी राजा का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए नेहरू की लोकतांत्रिक प्रणाली से भयभीत थे हरि सिंह। और दूसरा ये पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते थे कि चूंकि पाकिस्तान में सांप्रदायिकता का माहौल बहुत ज्यादा था, तो पाकिस्तान की सांप्रदायिकरण प्रणाली से भी वह भयभीत थे, इसलिए स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। कौन? हरि सिंह। मतलब जम्मू कश्मीर के जो शासक हैं, राजा हैं हरि सिंह, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना तो भारत ना तो पाकिस्तान, फिलहाल के लिए शुरू में ऐसा इनका माइंडसेट था। ठीक है, आगे के देखिए क्या है। पाकिस्तान। अब होता क्या है कि जब ये ना तो पाकिस्तान ना तो भारत दोनों जगह विलय करने से मना करते हैं, तो पाकिस्तानी क्या करते हैं कि पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे अकबर खान, इन्हीं के नेतृत्व में कबीलाई छापेमारों के बेस में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। एकदम ध्यान से सुनिए कि जब हरि सिंह मना कर देते हैं ना तो इंडिया में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे अकबर खान, इन्हीं के नेतृत्व में कबीलाई छापेमार या कबीलाई जो है बेस में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया। और यहां पर समझना जरा, महिलाओं बच्चियों का रेप किया गया, बलात्कार किया गया, लूट की गई, हत्याएं की गई, जबरदस्त पैमाने पर यहां पर आपको हिंसा देखने को मिलेगी। अब हरि सिंह सहायता के लिए भारत से अपील करते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय विचारधारा का प्रतिनिधित्व शेख अब्दुल्ला कर रहे थे। समझना जरा यहां पे। अब यहां पर एक स्थिति और आपको दिखाई पड़ेगी कि अंतरराष्ट्रीय जो विधि व्यवस्था है इसके अनुसार भारत सरकार तब तक जो है सहायता नहीं दे सकती जब तक कि देशी रियासत उसमें विलय ना कर दे, ठीक है ना। तो एक ये आपको याद रखना है। दूसरा कि जम्मू कश्मीर के इतने समय सीएम थे मेहर चंद महाजन, ठीक है, और मेहर चंद महाजन ये नेहरू से मिलने जाते हैं और नेहरू क्या करते हैं, मेहर चंद महाजन को बहुत ज्यादा जो है प्राथमिकता ना दे करके वो कहते हैं कि जा करके शेख अब्दुल्ला से बात करिए, और शेख अब्दुल्ला से फिर जो है बात स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां से देखिए
कि जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला को बहुत पसंद करते थे नेहरू, और शेख अब्दुल्ला भी चाह रहे थे कि हम इंडिया में अपना विलय करें, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर बड़ा शातिर आदमी थे। ठीक है, अब यहां पे समझना जरा, ये इनको भाव दे रहे हैं नेहरू शेख अब्दुल्ला साहब को। अब हुआ क्या कि शेख अब्दुल्ला साहब से बातचीत जो है कर रहे हैं नेहरू, मेहर चंद महाजन आते हैं, इनसे कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला से बात करिए। ठीक है, अब बातचीत होती है। अब क्या होता है आगे जरा देखिए। अब जब शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से बातचीत की तो इन्होंने शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमको पृथक संविधान और संवैधानिक शासन चाहिए। तो इन्होंने पृथक संविधान और संवैधानिक शासन की मांग की। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। किसने मांग की? शेख अब्दुल्ला ने, वही जो नेहरू के करीबी थे। ठीक है, जिस पर नेहरू जो है सहमत भी हो जाते हैं। अब समझिएगा जरा, 370 और 35 वगैरह लाए जाने का सबसे बड़ा कारण शेख अब्दुल्ला से बातचीत करना था। नेहरू ने इन स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सैन्य सहायता की अनुमति दे दी। ठीक, अब हुआ क्या कि इधर 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया, ताकि जो है भारतीय सेना आ सके और जो है संरक्षण दे सके जम्मू कश्मीर को। अब यहां पर यह स्थिति थी कि 26 अक्टूबर आते आते पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर की 1/3 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना 2/3 क्षेत्रों पर अधिकार बना रखी थी। अच्छा, भारतीय सेना भारी पड़ रही थी पाकिस्तानी सेना पर, हमेशा इसको ढकेलने का प्रयास कर रही थी। लेकिन नेहरू ने फिर एक गलती की कि 30 दिसंबर 1947 को नेहरू यूएन चले जाते हैं, जब भारतीय सेना ठीक ठाक स्थिति में थी। और भारतीय सेना कुछ ही समय, अगर एक आध हफ्ता 10 दिन रुक जाते तो शायद भारतीय सेना इनको बैकफुट कर देती पाकिस्तानी सेना को। 30 दिसंबर 1947 को नेहरू यूएन जाते हैं और यूएन ने क्या किया कि युद्ध विराम की घोषणा करवा दी। ठीक है, अब समझना जरा, अब समझना यहां पे कि यूएन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। और यूएन का 1951 में एक जो है विस्तृत निर्णय आता है, और इसने कहा कि जनमत संग्रह होना चाहिए विलय के लिए। और पीओके में श्रीनगर प्रशासन के द्वारा जनमत संग्रह कराने का प्रावधान भी कर दिया गया। पाकिस्तानी नहीं माने, जिसके कारण स्थिति वहीं को वहीं बनी हुई है, और ये विवाद अभी कभी वहीं वहीं बना हुआ है। ठीक है, तो 1/3 पार्टों पर वो पीओके है, बाकी 2/3 पार्टों पर अपना इंडिया का अपना जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, बाकी वो भी तो मेरा ही है, अपना ही है। अब यहां पर एक चीज अगर हम ये देखें कि जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला से हमने, भाई ये भी नेहरू ने बोला था कि हम आपके लिए अलग संविधान, अलग जो है संवैधानिक प्रशासन वगैरह करेंगे। तो संविधान निर्माण की जरूरत फिर पड़ी, और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने पहली बैठक की। फरवरी 1954 में संविधान सभा ने राज्य का विलय भारतीय संघ में स्वीकार किया। हालांकि 26 अक्टूबर को ही तो हरि सिंह ने कर दिया था, लेकिन वहां की संविधान सभा ने, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारतीय संघ में अपना विलय को स्वीकार किया। कब? 54 में, फरवरी। 17 नवंबर 1957 को संविधान सभा ने पृथक संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। ठीक है, लेकिन 26 नवंबर 1957 को इस संविधान को, मतलब जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया गया। अब यहां पर एक चीज देखेंगे यार कि बख्शी गुलाम मोहम्मद को पीएम की शपथ दिलाई गई, और युवराज कर्ण सिंह को राष्ट्रपति या सदर रियासत की शपथ। ठीक है, 5 अगस्त 2019 का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्पेशल 370 और 35A का दर्जा जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। ठीक है ना, तो आज की ये सिचुएशन है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल।